नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं आप और मैं मिलकर, वो पेपर है ऑफिस सुपरिटेंडेंट का, जो अहमदाबाद डिवीजन के द्वारा आयोजित किया गया था 22 नवंबर 2022 को। इसके लिए मेनी मेनी थैंक्स टू पवन एंड धानिया जय। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे। हम आ गए पेपर पे और आपके स्क्रीन पे पेपर दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सारे सवाल बहुत अच्छे हैं, कुछ नए हैं, कुछ नया सीखेंगे और मज़ा आएगा। इसमें काफ़ी क्वेश्चन हैं जो इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोस के अंदर सॉल्व किए हुए हैं, और ये स्पेशल रिक्वेस्ट ध्यान दीजिए कि कहने पे सॉल्व किया जा रहा है काफ़ी टाइम निकाल के। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और देखते हैं क्वेश्चन नंबर कैसा है। RB 70 by 2014 is related to which subject of personal department? आरबी संख्या जो 70 बाई 2014 कार्मिक विभाग से के किस विभाग से रिलेटेड है? तो ये एक्चुअली 70 बाई 14 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड फॉर ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ एक्स रेलवे सर्वेंट के अगेंस्ट ये किया गया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। इसी से रिलेटेड एक आरबी नंबर है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, वो है 145 बाई 2018। ठीक है, 18 ये भी एज से रिलेटेड है। और एक और जो डेट है वो इम्पोर्टेंट है, वो है 30/4/1993। इस जो अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्तियां होती हैं उनके लिए नियम उस दिन से लागू किए गए थे। ठीक है, अब एक दो और सवाल को देख लेते हैं। आरबी नंबर जो 19/2011 है वो प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग ऑफ टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर है। ठीक है, जो हमारा डी में ऑप्शन है उसके लिए आरबी नंबर है 19/2011। ठीक है, registration of direct recruitment to the post in level 7 of the senior section engineer is जो है वो आपको याद रखना चाहिए। ये है 59/2021। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी जो लोग नायर की एपीओ की तैयारी या किसी और की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उनके लिए ये काफ़ी सर्कुलर इम्पोर्टेंट है जो मैंने अभी बताया 59/21। ठीक है, ये रिस्टोरेशन किया गया था, डिसकंटिन्यू किया गया था पहले एसएससी के पोस्ट को, कि ताकि वो आरआरबी के द्वारा ना भरी जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं। 2 नंबर है, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव अपॉइंटमेंट इन क्लरिकल कैडर ऑन कंपैशनेट ग्राउंड इन प्रायोरिटी 2 केसेस? तो प्रायोरिटी 2 केसेस में होता है कि ऑफ ड्यूटी पे जो लोग जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। ड्यूटी के दौरान थे, लेकिन उनके जो मतलब आप यूँ समझ लें कि उन्होंने ड्यूटी ऑफ किया और उनकी डेथ हो गई, तो वो मामला बनता है। और इसमें क्या है कि इसके अंदर जीएम को पावर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्लरिकल कैडर के लिए ही जीएम को दिया गया पावर, ये मान के चलें आप। और इसमें क्या है कि ऑफिसर के जो डिपेंडेंट होते हैं, जो ऑफिसर्स एक्सपायर होते हैं, उनके पावर, उनके लिए भी जो नियुक्तियां की जाती है वो जीएम के माध्यम से की जाती है। जीएम इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो टाइप 1 में भी ऑन ड्यूटी डेथ होता है और टाइप 2 में ऑफ ड्यूटी होता है। ठीक है, ये इस तरह की प्रायोरिटी बनी हुई है। अगर ये ड्यूटी के दौरान मरते हैं तो उनको 1 महीने के अंदर जॉब देना अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमडीडीटीआई? एमडीडीटीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो एमडीडीआई भी होता है मल्टी डिसिप्लिनरी डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो वलसाड़ में लास्ट ईयर उद्घाटन किया था। मेरे ख्याल से वो थे
आलोक कंसल जी, जो 20 मई 2021 को उन्होंने किया था। उज्जैन बन के रेडी है। अहमदाबाद के लिए भी ये हो गया है, जो 80% उन्होंने उस वक्त बोला था कि 80% कंप्लीट है। इसके अलावा रतलाम और भावनगर के अंदर भी मल्टी डिसिप्लिनरी डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, और लास्ट ईयर 20 में या 22 में, नहीं 20 या 21 में ऐसा बताया गया था कि 5 साल के अंदर जो हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है काफ़ी मॉडिफाई हो जाएंगी। तो हमारे जो एम्प्लॉय हैं काफ़ी बेहतरीन ढंग के इक्विप से लैस होंगे और नॉलेजेबल इन्हांस होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो आंसर देख पा रहे हैं वो है मल्टी डिसिप्लिनरी डिविजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो ऑप्शन ए के अंदर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज द जनरल मैनेजर ऑफ वेस्टर्न रेलवे। तो वेस्टर्न रेलवे के पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक कौन है? तो अशोक मिश्रा जी हैं, अशोक कुमार मिश्रा जी, जो 1986 के IRS-ME यानी मैकेनिकल इंजीनियर 1986 के बैच के हैं। ये SCR के द्वारा चुने गए बैच के तहत रेलवे को ज्वाइन किया था उन्होंने, और 1983 के दौरान किए थे। एक और बात मैं बताऊं कि इससे पहले जो ये थे AGM थे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के, गोरखपुर के। ठीक है, और ये 7 नवंबर 2022 को इन्होंने ज्वाइन किया था। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन जिन्होंने सेट किया है, NOV करते हैं। ठीक है, नवंबर 2022 को उन्होंने ज्वाइन किया है, और 6 को अनाउंसमेंट हुई थी, या 6 या 5 को। तो ये काफ़ी अपडेटेड क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी थैंकफुल है कि उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन को शामिल किया। दूसरा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस इफ एन एम्प्लॉय इज आउट ऑफ हेडक्वार्टर फॉर 8 आवर्स। यदि कोई कर्मचारी 8 घंटे के लिए मुख्यालय से बाहर रहता है तो यात्रा भत्ता का कितना प्रतिशत देय है? तो एक्चुअली क्या है, 6 घंटे से जो होता है ना, 6 घंटे से कम होने पे 30% मिलता है, और 8 घंटे इन्होंने बताया है, तो उसमें 6 से 8 12 घंटे के लिए 70% मिलता है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। ये 30% वाला जो है वो 6 घंटे के लिए, हाँ 6 घंटे से कम के लिए है। ठीक है, कम के लिए है। 6 घंटे से ज़्यादा और 12 घंटे से कम। ठीक है, 6 घंटे से ज़्यादा और 12 घंटे से कम के लिए 70% है, और 12 घंटे से ज़्यादा के लिए 100% है। ठीक है, इसको इस तरह बना देते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। हाउ मच इम्प्लाई कंट्रीब्यूशन गोज टू NPS। NPS में कितना कर्मचारी योगदान जाता है? तो आपको पता ही है 10% बेसिक पे प्लस DA जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है, एक और बात मैं बता दूं यहाँ पे कि ये जो NPS है ना, इसके अंदर प्राण नंबर मिलते हैं। जिसको कहते हैं परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, और ये 16 डिजिट का होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये अक्सर आता है सवाल। दूसरा, ये जो परसेंट है ना, 14% जो हमारा मिलता है वो गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है 1/4/2019 से। तो ये 3 पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर कवर होते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 को देख लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन, सॉरी एक बार फिर से देखते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS इन सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट। तो ये आरबी संख्या 19/2019 के माध्यम से ये लागू हुआ था। ठीक है, ये पढ़ना जरूरी है। आरबी नंबर इसलिए मैं बताता हूँ कि आप खुद से ही अपने आप को कृष्ण और अर्जुन दोनों बन सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो आपको खुद ही से मैं आपको इनेबल करना चाहता हूँ, एम्पावर करना चाहता हूँ, इसलिए आरबी नंबर्स वगैरह बताता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हाउ मच पे एलिमेंट शैल बी रिकॉन्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ PF कंट्रीब्यूशन ऑफ रनिंग स्टाफ।
तो ये 55% है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। ठीक है। इनके जो पे एलिमेंट होते हैं पास पीटीयू के लिए जो होता है वो 30% कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, टू हुम पावर इज डेलीगेट फॉर अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन इन मेकिंग कंपसनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने में ऊपरी आयु सीमा में छूट के लिए किस शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है। तो देखो पहले जीएम करते थे, अभी ये डीआरएम सर को पावर दिया गया है कि ये करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 10 पे आ गए हैं। डैश फॉर्म इज इशूड टू नॉमिनेट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जांच अधिकारी को नामित करने के लिए कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ और एक बार फिर से बताते हैं कि SF7 इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको SF5 पता है कि मेजर पेनल्टी है। SF1 ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है। SF2 इज ए ऑर्डर ऑफ डीम सस्पेंशन। SF3 इज ए सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉय। SF4 is a revocation of suspension. SF5 is a charge sheet for major penalty. SF6 is a refusing of permission to inspect the document. SF7 is the appointment of inquiry officer or board of inquiry. SF8 is the appointment of presiding officer. 9 को डिलीट कर दिया गया है, 9 उसको प्रिंट नहीं किया जाता है। 10 जो है डिसिप्लिनरी एक्शन इन कॉमन प्रोसीडिंग्स। 10A जो है अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग्स। SF10B जो होता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर इन कॉमन प्रोसीडिंग्स। SF11 जो होता है चार्जशीट फॉर माइनर पेनल्टी। SF11B है चार्जशीट फॉर इनिशिएशन ऑफ माइनर पेनल्टी इन केस वेयर इंक्वायरी इज एसेंशियल। SF11C जो है फॉर मेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर माइनर पेनल्टी वेयर द चार्जशीट फॉर मेजर पेनल्टी वाज इनिशियली इशूड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यही है। और अगर 14 का जिक्र करें तो चार्जशीट फॉर रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय, और चार्जशीट रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय के लिए तो फिर परमिशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है, उसके लिए SF13 का इस्तेमाल किया जाता है, परमिशन फ्रॉम प्रेसिडेंट फॉर एक्शन टेकिंग अगेंस्ट द रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय। तो पहले 13 हम परमिशन लेंगे, उसके बाद 14 चार्जशीट इशू करेंगे रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय को। यही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो एक्शन प्रपोज किए जाते हैं उसको SF12 में किया जाता है, जैसे कि जो रूल होते हैं ना 14(1) और 2 होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर 14(2) के अंदर जो आपको पता ही है कि विदाउट इंक्वायरी उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 पे आ गए हैं और देखते हैं 11 क्या कहता है। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ऑफ कैट। कैट के प्रशासनिक सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो 62 ईयर्स है। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर भी मैंने बताया था कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जो एज है वो 65 है। ठीक है, वाइस चेयरमैन एंड चेयरमैन इन दोनों का। ठीक है, तो यही दो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट एक्स इंडिया लीव फॉर 15 डेज टू WLI। पता ही है आपको कि सीनियर DPO के पास जो है 45 डेज तक के एक्स इंडिया लीव उनके पास पावर में है। ठीक है, स्टडी लीव में उनको कोई पावर नहीं दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन बी होगा, वेरी कॉमन। तो चलिए एक और बात मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट करूंगा, क्या ये क्वेश्चन जो कैट से रिलेटेड है ये आखिरकार आते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनके बारे में 2-3 बातें होनी चाहिए कि आर्टिकल 223A जो है जिसके अंदर तहत इसका ये किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। और कब कैट कब बना था, तो 1/11/1985 इसका डेट है। आर्टिकल 136 के तहत ही SLP दायर किए जाते हैं। SLP जो दायर किए जाते हैं मतलब अपील किए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट को किए जाते हैं। तो ये 3-4 बातें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये हमेशा अपने माइंड में रखें और क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ कमिटमेंट व्हाट इज द पीरियड ऑफ प्रिस्क्राइब फॉर डिस्पोजल ऑफ मेजर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी के लिए जो है वो 150 डेज है और माइनर पेनल्टी के लिए 31 डेज है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे 30 डेज दिया है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। 31 डेज को ध्यान रखें माइनर पेनल्टी के लिए। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 पे आ गए हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैट? कैट का पूरा नाम क्या है? तो कैट जो है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ठीक है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यहाँ पे आएगा। बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द एम्प्लॉय वेलफेयर फंड एट द डिविजनल लेवल? संभागीय स्तर पर जो है कर्मचारी कल्याण कोष का अध्यक्ष कौन होता है? तो सीनियर डीपीओ होते हैं। इसमें भी बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट होता है। तो आप इसे स्टार मार्क देख सकते हैं, अपने नोटबुक के अंदर डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एंटीसिपेटेड वैकेंसी फॉर नेक्स्ट डेज मंथ आर कंसीडर्ड फॉर नॉन सिलेक्शन पोस्ट? तो ये 12 मंथ है, सही आंसर है। और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, तो इस पे कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीएसओ? आरडीएसओ का पूरा नाम क्या है? तो आरडीएसओ है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये अटैच्ड ऑफिस है। रेलवे बोर्ड से कभी कभी आपको सवाल आ सकता है, क्योंकि काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो अटैच्ड ऑफिस में कौन कौन से आते हैं? तो ये दो ऑफिस आते हैं, एक आरडीएसओ का ऑफिस आता है और दूसरा है डीजीएसएनटी का, जो स्टोर के लिए था, जो अभी शायद जेम की वजह से निष्क्रिय पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये दो अटैच्ड ऑफिस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन ग्रुप सी लेवल 6? जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन हो जाएगा? तो यहाँ बदल जाएंगे और जेजी होंगे। मान लीजिए कि आप सीनियर क्लर्क थे या जूनियर क्लर्क थे, तो उसके हिसाब से जो सीनियर स्किल और जूनियर स्किल ऑफिसर होते थे, यहाँ पे बिल्कुल ही बदल जाएगा, ठीक है। और अपॉइंटिंग अथॉरिटी एसएजी नहीं होते हैं, क्योंकि इन तीनों में से होगा और उसके बाद अगर नहीं कोई मिलता है तो जीएम को मान लिया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, विच एजेंसी सेलेक्ट स्पेशल क्लास अप्रेंटिस? कौन सी स्पेशल एजेंसी स्पेशल क्लास अप्रेंटिस का चयन करती है? तो ये यूपीएससी है। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो अशोक मिश्रा जी मतलब वेस्टर्न रेलवे के हैं, वो भी स्पेशल क्लास अप्रेंटिस जो ये है उसी से आए हैं, और उनका चयन भी यूपीएससी के द्वारा किया गया था। और स्पेशल क्लास अप्रेंटिस की जो ट्रेनिंग होती है वो जमालपुर में होती है, ध्यान देने वाली बात है। और इससे जो ऑफिसर निकलते हैं काफ़ी ये होते हैं, और जमालपुर की एक लंबी हिस्ट्री है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, द बेंच मार्क वेरी गुड ग्रेडिंग इन एपीआर फॉर ग्रांटिंग अपग्रेडेशन अंडर एमएससीपी हैज बीन मेड अप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 25 जुलाई 2016? जो ऑप्शन ए में ही है, एपीआर के लाभ हेतु पात्रता का बेंच मार्क सीआर एपीआर ग्रेडिंग अच्छा बहुत होना अनिवार्य 26 जुलाई 2016 से लागू किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीसी? एलपीसी का पूर्ण रूप क्या है? एलपीसी जो है लास्ट पे सर्टिफिकेट होता है। इसके अंदर जो ड्यूज एंड ड्रोन्स होते हैं, यानी कि जो लिया गया है या फिर जो रिकवरीज करनी है, उनकी डिटेल्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। इसमें कोई पर्टिकुलर्स ऑफ फैमिली मेंबर्स नहीं होता है। ये भी हाल में किसी नायर के क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा था या कहीं देखा था, उसके अंदर इस तरह के सवाल आए थे। तो आप जहाँ भी काम करते हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेविल में काम करते हैं तो एलपीसी आप बना के देते होंगे, जो क्या बोलते हैं मतलब प्रोविजनल होता है, ठीक है, और फाइनल नहीं होता है। तो जहाँ भी हैं आप मन लगा के काम कीजिए, ताकि आपको जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखे तो आप इसका भरपूर लाभ उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रमोशन कोटा फॉर स्टेनोमेट्रिक्स लेवल 7? स्टेनोमेट्रिक्स लेवल 7 में पदोन्नति के लिए कितने प्रतिशत है? तो 100% है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फॉर सिलेक्शन पोस्ट एंटीसिपेटेड वैकेंसी शुड बी टेकन अप टू 15 मंथ, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 को देखते हैं।
प्रेम मीटिंग शुड बी हेल्ड एट डिविजनल लेवल वंस इन एवरी मंथ। तो ये जो प्रेम की मीटिंग होती है हर 4 महीने में एक बार होती है, वंस इन ए क्वार्टर है। ठीक है। नहीं, क्वार्टर है तो फिर इसको क्वार्टरली है तो 3 महीने में एक बार होना चाहिए। ठीक है, 3 महीने एक बार, ये सही आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम एडमिसेबल टू रेलवे सर्वेंट। रेल कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य अधिकतम कार्यभार ग्रहण समय क्या है? तो ये 15 डेज का है। मोर देन 2000 किलोमीटर से अगर जाते हैं तो ये 15 डेज मिलता है। अगर आप उड़ के जाते हैं यानी कि हवाई जहाज से जाते हैं तो 12 दिन मिलेंगे। इसमें रूल ये कहता है कि 1000 किलोमीटर से अगर कम है तो आपको 10 दिन की ज्वाइनिंग टाइम मिलेगी। 1000 किलोमीटर से ज़्यादा और 2000 किलोमीटर से कम है तो 12 दिन की मिलेगी। और 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 15 दिन की मिलेगी। ठीक है। इसके लिए सबसे बढ़िया काम होगा कि आप मास्टर सर्कुलर जो है MC 6 को आप देखें। ठीक है। और इसके अलावा अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं 137/19 को, क्योंकि ये अपडेट किए हुए मास्टर सर्कुलर का ही नंबर है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 26 पे आ गए हैं। डैश ऑफ बेसिक पे विल काउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ पेंशन एंड ग्रेजुटी ऑफ रनिंग स्टाफ। रनिंग स्टाफ की पेंशन और ग्रेजुटी की गणना के लिए मूल वेतन का गिना जाएगा, तो 55% गिना जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। और लोको इंस्पेक्टर के लिए 30% गिना जाना चाहिए। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSC। DSC क्या है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है। ठीक है। ये ई मुद्रा और 2-3 और कंपनियां हैं, वीशाइन या वर्षे करके कुछ नाम है। तो इनसे होता है, क्लास 3 के डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, क्लास 2 के भी डिजिटल होता है, और इनकी वैलिडिटी जो होती है 1 ईयर या 2 ईयर की भी होती है। आप जैसा परचेज करते हैं, यानी कि आप अगर पर्सनल डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो जो आप डिजिटली सिग्नेचर करेंगे ये फुटप्रिंट मान के चल सकते हैं। जैसे हम फिजिकली साइन करते हैं उसी तरह ये डिजिटली साइन करता है। और ये डिजिटली सिग्नेचर को कभी भी किसी को भी नहीं देना चाहिए, ट्रांसफरेबल नहीं है। आप अपने साथ ही लेके जाएं और उसका इस्तेमाल करें। जो भी चेंजेस होंगे वो आपको जिस डिवीजन या जिस जोन में जाते हैं या जिस ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे आपको उसके चेंजेस होंगे, तो उनको देखना है आपको। वैसे एक बार खरीद लेने के बाद उसके साथ डिजिग्नेशन भी जुड़ जाता है और सारा कुछ होता है। तो यहाँ पे ये बातें हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज की डेट से आप मान के चलें कि अगर आपने नहीं लिया है तो ले लीजिए। आप अपने स्टोर के बाबू को बताएं कि डिजिटल सिग्नेचर की सख्त ज़रूरत है, कि कभी भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अ, इस तरह की चीज़ों के लिए प्रेशराइज कर सकती है कि भाई आप खरीद के आप इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके साथ जुड़ जाएगी। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे हैं। 28 कहता है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन प्राण। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि प्राण में कितने अंक होते हैं। तो ये 16 अंकों का प्राण नंबर होता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, ड्रेस अलाउंस टू नर्स स्टाफ इज पेड। तो एक्चुअली क्या है कि ये सारे, अगर आप, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 20,000, 5,000 और 1,800 रुपये इस तरह के सीरियल आपको दिखेंगे जब आप उस क्या बोलेंगे, RB नंबर 141 जो है 41/2017 का है। तो इसको अगर देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि 1,800 रुपये पर मंथ है उनको दिया जाता है। ठीक है। एक तो यहाँ पे प्रति माह दिया गया है और यहाँ पे एक एक जो शून्य है बढ़ा दिया गया है। 18,000 प्रति माह नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है और आपको कन्फ्यूजन करने के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने किया है। तो एक लाइक तो बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 30 पे आ गए हैं। अंडर NPS विच
टायर इज ऑप्शनल, तो टायर 2 जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 31, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर इंडक्शन ऑफ ट्रैक मेंटेनर फॉर 10% कोटा टू अदर डिपार्टमेंट इन लेवल 1, ठीक है। लेवल 1 पूर्ववर्ती ग्रेड डी में अन्य विभाग में 10% कोटा के ट्रैक मेंटेनेंस को शामिल करने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा जो है वो 38 ईयर्स का है, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं 146/2018। ये जो मैं आरबी नंबर वगैरह जिस जिस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होंगे होंगे होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो मुझे पता है कि ये रिपीटेशन इसकी बढ़ गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंडर विच रूल ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू गिव एनी सिटीजन सर्टेन इंफॉर्मेशन। आरटीआई अधिनियम 2005 के किस नियम के तहत किसी भी नागरिक को किसी विशेष प्रकार का सूचना उपलब्ध कराने हेतु बाध्यता नहीं है। तो ये जो रूल नंबर 9(1) है ना, ये इसके अंदर आता है। तो रूल नंबर 9 इज द राइट आंसर, ये हमेशा ध्यान रखिए। ये इसकी रिपीटेशन भी बढ़ गई है, ये एपीयू के क्वेश्चन में भी मेरे ख्याल से नायर के किसी सेट में आया हुआ है। तो हम जब नायर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और लगता है कि हाँ ये किसी के काम आ रहा है, तो नायर के क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 को देख लेते हैं। हु इज द हेड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन एट जोनल लेवल। जोनल रेलवे पर निर्माण संगठन का मुख्य यानी कि प्रमुख कौन होता है? तो सीएओ होता है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, जो ऑप्शन ए के अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 काफी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन बन गया है वैसे। जिन्होंने सेट किया है उनके माइंड में क्या चल रहा था, इस तरह के ऑप्शन थोड़े कम देने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। इन वर्क्स प्रोग्राम स्टाफ क्वार्टर कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन डैश प्लान हेड। वर्क्स प्रोग्राम में स्टाफ आवास का निर्माण डैश प्लान हेड में बनाया जाता है। अब देखिए इसके अंदर ऐसा है कि अभी 51 जो था उसको मर्ज करके एमिनिटीज फॉर स्टाफ कर दिया गया है, ठीक है, और प्लान हेड 52 बना दिया गया है। अगर अपडेट किया गया है तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज जो स्टाफ रेलवे क्वार्टर हैं यानी कि स्टाफ एमिनिटीज जो है वो 51 में आ जाएंगे। तो ये काफ़ी थोड़ा सा मुझे ये लगा, ठीक है। बाकी प्लानेट 53 जो है वो पैसेंजर एंड अदर रेलवे यूजर्स एमिनिटीज हैं, और ये न्यू डिस्क्रिप्शन में लाया गया था, ठीक है। इसके अलावा 64 जो है वो आपको पता है अदर स्पेसिफाइड वर्क्स है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 65 जो नंबर का प्लान हेड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में आया है। ट्रेनिंग एंड एचआरडी का है, ठीक है, ट्रेनिंग और एचआरडी का है। चलिए ये हो गया। अब एक और जो है वो है स्टोर सस्पेंस का, जो 71 का जो प्लान है ना, वो भी एएमएम के एग्जामिनेशन में रिपीटेशन हुआ है। तो ये दो चार हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। परचेज ऑफ नॉन स्टॉक आइटम आर रिक्वायर्ड फॉर। स्टॉक वस्तु की खरीद के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? रेगुलर रिक्वायरमेंट, इरेगुलर रिक्वायरमेंट, स्पेसिफाइड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, विशिष्ट आवश्यकता, नन ऑफ दिस। नियमित आवश्यकता, अनियमित आवश्यकता और विशिष्ट आवश्यकता, और इनमें से कोई नहीं। देखो एक्चुअली क्या है कि स्टॉक आइटम की खरीदारी हम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ट्रैक नहीं किया जाता, इन्वेंट्री कैसा है, क्यों है। दूसरा सॉरी, दूसरी बात यह है, तो इसके अंदर ऐसा है कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि इरेगुलर रिक्वायरमेंट होती है और उसको हम स्टॉक करके अपने पैसे को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं रेलवे के अंदर। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए ये काफ़ी क्वेश्चन अच्छा है, अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक करें।
क्वेश्चन नंबर 36 है मिनिमम पीरियड फॉर विथहोल्डिंग इंक्रीमेंट इन माइनर पेनल्टी इज। मामूली जुर्माने, यानी कि मामूली जुर्माना एक्चुअली हिंदी नहीं है, जो छोटी शास्ति है उसके बारे में बात की जा रही है कि छोटी शास्ति में वेतन वृद्धि रोकने की जो न्यूनतम अवधि है वो क्या है। इसमें आप समझो कि जो अलग अलग जो व्यूज है उसके पर मत जाओ। यहाँ पे जो आंसर होगा वो 2 मंथ होगा, ठीक है, क्योंकि जब आप इसके जो क्या बोलते हैं विजिलेंस के जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कि भाई 2 इंक्रीमेंट फॉर द 3 इयर्स फॉर वो, तो उस तरह के वो दिए जाते हैं, पनिशमेंट दिए जाते हैं। एक्चुअली मैं इसके बारे में ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो पनिशमेंट जो ये क्वेश्चन नंबर 36 आया था, ये पे कमीशन फोर्थ, हाँ, 1986 में जो फोर्थ कमीशन जो 1/1/1986 से लागू हुआ था उसके अंदर इसका जिक्र किया गया था और इस पेनल्टी को लाया गया था कि फाइनेंशियली उनको वो करें, ताकि वो कुछ भी मतलब ईमानदारी से काम करें और मतलब कुछ भी गलती करने की संभावना नहीं रहे, और अगर वो फाइनेंशियली लॉस कराते हैं किसी का तो वो अलर्ट रहेगा, ऐसा उनका मानना था जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी और ये काफ़ी अच्छा सवाल है और इसकी रिपीटेशन की संभावना भी काफ़ी बढ़ गई है। ये जो क्वेश्चन है ये पहले सबसे पहले जो है आई थिंक 2018 नहीं 19, हाँ 2019 के वाराणसी में जो ओएस के क्वेश्चन आए थे उसके अंदर भी उनका जिक्र किया गया था, जिसका पेपर उपलब्ध नहीं हो पाया था। तो एक सवाल है, अगर है किसी के पास तो शेयर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेनल्टी अंडर डीआर रूल्स 1968। अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शास्ति नहीं है। सेंसर यानी कि परिनिंदा, बी विथहोल्ड ऑफ प्रमोशन पदोन्नति पर रोक, सी कंपल्सरी रिटायरमेंट और डी सस्पेंशन। देखो तो सस्पेंशन नहीं है, सस्पेंशन का एक सेंटेंस है सस्पेंशन इज नॉट ए पेनल्टी अंडर डी रूल्स। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन को जो ओवल है जो गोला सर्कल है उसको भरते हुए काफी सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है स्टेशन मास्टर एंड गार्ड आर मेडिकली टेस्टेड फॉर फिटनेस ऑन कैटेगरी डैश क्लास फॉर विजन टेस्ट। तो A2 जो है वो यहाँ पे सही होगा। स्टेशन मास्टर, गार्ड और मैं आपको बताना चाहूँगा जो ट्रैफिक असिस्टेंट हो जाए जो बाद में टीआई बनते हैं A2 लेवल के वो होते हैं, ठीक है, मेडिकल फिट होते हैं। एक और बात है कि स्टेशन मास्टर, एएसएम और ये सब गार्ड और ये जो एग्जामिनेशन होते हैं इनके लिए जो रेलवे भर्ती बोर्ड जो है वो फी लेती है, वो 500 रुपीज़ लेती है जनरल और ओबीसी के लिए, ठीक है, और बाकी के लिए जो है वो 250 रुपीज़ लेती है। पहले जो एग्जामिनेशन जो था फिजिकली चैलेंज्ड और माइनॉरिटीज में सिख वगैरह भी आते थे, जैनी वगैरह आते थे और बाकी दूसरे लोग भी काफ़ी लोग आते थे, वो उन सब से भी फीस लेना चालू किया है। इसलिए फीस में जो पहले एग्जामिनेशन हुआ करता था एसटी का वो भी अभी आपको ध्यान रखना है। ये भी रेलवे नहीं मतलब क्या बोलते हैं नायर में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एक क्वेश्चन के अंदर ही काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, सपोर्ट कैसे करेंगे ये बाद में डिस्कशन करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देख सकते हैं हाउ मेनी LHAP कैन बी एक्यूमुलेटेड टू रेलवे एम्प्लॉय इन हिज सर्विस लाइफ। एक रेल कर्मचारी उसके सेवा काल में कितने LHAP जमा किए जा सकते हैं, यानी कि लिव एंड हाफ एवरेज पे। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये अनलिमिटेड या नो लिमिट आप बोल सकते हो वो है, तो अनलिमिटेड हमारा ऑप्शन यहाँ पे है तो हम इसको चूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन इज। तो पेंशन के लिए जो है मिनिमम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए।
इवन इसके अंदर ऐसा है कि 9 साल और 9 महीने भी अगर हो जाते हैं तो उनको 10 साल मान लिया जाता है, ठीक है, पेंशन के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। ये भी काफी यहाँ पे करीब मुझे जो दिख रहा है कि 15 क्वेश्चन जो हैं वो एपीओ के क्वेश्चन के लायक हैं। चलिए, power to declare the employee of a railway servant intensive और EI vested with रेल कर्मचारी के एसेंशियली जो है इंटरमीडिएट या फिर इंटेंसिव घोषित करने का अधिकार किसको है। तो एक्चुअली क्या है कि जब इस तरह के टॉपिक आता है पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो उसके लिए डीआरएम का जो पहले सबसे पहले जो अप्रूवल है वो डीआरएम का अप्रूवल और रिकमेंडेशन लेते हैं और फिर इसको भेजते हैं हेडक्वार्टर के अंदर। ठीक है, जो हेडक्वार्टर का जो पर्सनल ब्रांच है वहाँ भेजते हैं। फिर एचओडी के पास जाता है, एचओडी एग्री होते हैं तो फिर एफएनसीओ के पास जाता है। और क्योंकि एफएनसीओ से जब आता है ये मैटर, तो फिर इसके पास जो है वो सीपीओ जो होते हैं ना, उनके पास जाता है, वो बिहाफ ऑफ जीएम काम करते हैं। ठीक है, और अगर ये रिकमेंडेशन अगर सब कुछ सही रहता है और अप डाउनग्रेड या अपग्रेड जो भी होता है, तो आफ्टर जो एक्सेप्ट होता है यानी कि पीसीबी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद ये जीएम के अप्रूवल यानी कि अब उसकी ज़रूरत होती है, अप्रूवल की ज़रूरत होती है फाइनली। तो हमारा जो यहाँ पे जो आंसर जो निकल के आएगा वो आपको पीओ इज़ द राइट आंसर है। और इसी के अंदर एक ये भी है, क्या कह सकते हैं कि एक्सक्लूडेड वाला जो मामला है, ये करने वाला, तो वो जाता है मिनिस्ट्री को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक और है कि आप यूँ समझ लें कि टाइमलाइन लिमिट जो होता है अपील का, जो क्लासिफिकेशन अगर कर दिया जाता है तो वो 90 डेज का है। तो 90 डेज भी इम्पोर्टेंट है, टाइम लिमिट है इसके अंदर। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 है। इन वर्कशॉप इन वर्कशॉप में जो मुख्य कार्यशाला प्रबंधक होते हैं किस ग्रेड के अधिकारी होते हैं, इसका क्या क्वेश्चन ये है 42 का। तो ये क्या है कि एसएसजी ग्रेड के अधिकारी होते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो एडीआरएम डीआरएम होते हैं वो भी एसएसजी के ग्रेड के अधिकारी होते हैं, सीएमएस होते हैं वो भी होते हैं। तो ये काफ़ी लोग होते हैं और यहाँ पे जो सवाल है उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, तो चलिए, लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने एक इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और एडीआरएम जो हैं वो एसएसजी के अधिकारी होते हैं, पर अहमदाबाद के डीआरएम जो हैं श्री तरुण जैन जी, उनका प्रमोशन हुआ है। अब आप कमेंट में बता सकते हैं कि उस वीडियो के अंदर मैंने उनको कौन सा ग्रेड के अंदर प्रमोशन के बारे में बात की थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43। इफ यू पास इन ओएस एग्जामिनेशन वेयर यू विल बी सेंट फॉर ट्रेनिंग। यदि आप ओएस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको प्रशिक्षण के लिए कहाँ भेजा जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। देखिए पीटीसी जो है वो जोधपुर में है, लेकिन ये क्वेश्चन काफी लॉजिकली है। ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो जोधपुर का जो ये है पीटीसी, वो अजमेर उदयपुर चला गया है, अजमेर भी नहीं गया है, उदयपुर शिफ्ट हो गया है। और जब उदयपुर में शिफ्ट हो गया है तो आपको कहाँ भेजा जाएगा, ये उदयपुर ही होगा आंसर। ठीक है, उदयपुर के लिए जो लेटर निकला था वो था 15/11/2022 को। अब आप समझिए कि ये कितना अपडेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 22/22 को एग्जामिनेशन होता है और ये 15/11/2022 को ये लेटर निकलता है कि भाई उदयपुर में शिफ्ट किया जाता है पीटीसी को। ठीक है, और सारे जनरल मैनेजर और जो प्रोडक्शन यूनिट है उनको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है और हमारा आंसर जो होगा वो ए उदयपुर होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 44 है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज सिचुएटेड एट पुणे। एक लाइनर क्वेश्चन है ये, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहाँ पर स्थित है, तो पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 है कि भाई जो व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एसबीए दैट कैन बी सैंक्शन, तो ये 25 लाख का है। ठीक है, ये 25 लाख का ऑप्शन है। स्वीकृत की जा सकने वाली एसबीए की अधिकतम राशि या सीमा जो है क्या है, तो 25 लाख है। ठीक है, इसमें जो है ये काम कर सकते हैं हम, इसका आरबी नंबर हम लिख सकते हैं 101/2018, यही होना चाहिए। आप कृपया जांच करके कमेंट करें कि हाँ यही नंबर है या नहीं, क्योंकि मुझे भी ध्यान नहीं है, लेकिन ये 101/2018 होना चाहिए क्योंकि उसको अपडेट किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 पे आ गए हैं, काफ़ी जल्दी इसको निपटा डालेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। निपटा डालने का मतलब किसी का वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अल्टरनेशन ऑफ रिकॉर्डेड डेट ऑफ बर्थ ऑफ ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉय कैन बी अप्रूव्ड बाय। ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के जन्म तिथि में परिवर्तन कौन अधिकारी करता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बी, पीसीपीओ। ठीक है, और ग्रुप बी और ए का जो है वो रेलवे बोर्ड करेगा। इंपॉर्टेंट बात है कि ये इनिशिएट जो है वो डिवीजन लेवल पे होगा, यहाँ पे फिर सीनियर डिप्यू से होता हुआ डीआरएम तक जाएगा अप्रूवल, और उसके बाद इसको वहाँ हेडक्वार्टर भेजा जाएगा और बिहाफ ऑफ जीएम पीसीपीओ इसको सॉल्व कर डालेंगे, एक्सेप्ट कर डालेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, सैंक्शन फॉर बिलेटेड claims for retired employees in situation where the personal effects were moved beyond 1 year and up to 2 years, powers are to be exercised by। किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है एवं क्लेम देरी से 1 वर्ष के बाद और 2 वर्ष के भीतर करता है, तो उसे स्वीकृत कौन अधिकारी कर सकता है। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो जीएम और एजीएम होंगे। ये मॉडल एसओपी 2018 के आइटम नंबर 27 के B1 में इसका जिक्र किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाले एपीयूज एग्जाम के लिए, मुझे जो लगता है, क्योंकि मॉडल एसओपी से सवाल आ रहे हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बियॉन्ड 2 इयर्स का जो मामला है वो रेलवे बोर्ड चला जाएगा, तो 2 ही मैटर हैं। पहला, अगर 1 साल से और 2 साल के बीच का है तो जीएम एजीएम कर लेंगे, और 2 साल से ज़्यादा का है तो रेलवे बोर्ड चला जाएगा। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अकाउंट के कंकरेंस की नेसेसरी होगी। ठीक है, ये रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहा है तो उनके ट्रांसफर से रिलेटेड है, और एसओपी के लिए आपको एसओपी मतलब इस इंफॉर्मेशन के लिए कुल मिला के एसओपी पढ़ना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। अंडर विच रूल फिक्सेशन ऑफ इनिशियल सब्सटेंटिव पे इज अलाउड, तो इसके अंदर जो है 1313 FR22 यानी कि फिक्सेशन रूल जो है, FR को बोलते हैं फिक्सेशन रूल, नहीं फाइनेंशियल रूल बोलते हैं। चलो आप बताओ, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि FR22 को क्या बोलते हैं। ठीक है, FR है क्या, ठीक है आप बताओ। चलो उसके बाद देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। ठीक है, तो ये जो 1313 है वो फिक्सेशन ऑफ इनिशियल सब्सटेंटिव पे के लिए है। 1314 जो है वो फिक्सेशन ऑफ पे ऑन रीअपॉइंटमेंट के लिए है। ठीक है, 1312 जो है वो वेयर टाइम स्केल पे डज नॉट अप्लाई, वेयर टाइम स्केल पे डज नॉट अप्लाई। ठीक है, और 11 जो है
वो पे ड्यूरिंग ट्रेनिंग है। पे ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ये चारों सॉल्व कर लिया और ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। ये सवाल काफी लॉजिक है और इसके अंदर ये सवाल बहुत सारे लोग गलत कर किया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ जिन्होंने सॉल्व किया होगा। या आप भी सॉल्व कर रहे हैं तो आप के लिए रुक जाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उसके बाद आप डिसाइड कर लो, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। At present, how much scooter advance is payable for scooter advances? Advance. स्कूटर अग्रिम के लिए वर्तमान में कितना स्कूटर अग्रिम दे है? 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, 30,000 रुपये या इनमें से कोई नहीं। आई होप कि आपने जवाब दे दिया होगा। हमारा जो आंसर होगा नन ऑफ द एबव। अब क्यों होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। आरबी नंबर 10/2017, जिसके अंदर ये कहा गया है कि मोटर या जो ये है उसको इसके लिए समाप्त कर दिया गया। मोटर, स्कूटर, मोपेड, ऐसा कुछ वर्ड इस्तेमाल किया गया है जिसके अंदर ये जिक्र किया गया है। कंप्यूटर एडवांस उसके अंदर आपको मिलेंगे 50,000, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। आज के डेट में जो मतलब 2022-23 का जो 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए मार्च तक के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.8 है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 50 आ गए हैं। वंस द लीव इनकेसमेंट इज अप्रूव्ड, द नेक्स्ट इनकेसमेंट कैन नॉट बी डन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ। एक बार अवकाश नकदीकरण स्वीकृत हो जाने के बाद अगला अवकाश नकदीकरण जो है कि अवधि समाप्त होने से पहले नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है ऑप्शन 2 years, 6 month, 1 year एंड 3 year, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें जवाब क्या होना चाहिए। इसमें जवाब जो है वो 2 year होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं कुछ बताना चाहूंगा कि जो ब्लॉकिंग पीरियड था ना 1/9/2008 से स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है, और जो उसका ब्लॉकिंग पीरियड चला था वो 31/8/2010 तक चला था। फिर 1/9/2010 से हमने एक नया ब्लॉक लिया, फिर जो चला वो 31/8/2012 तक चला। 1/9/2012 से नया ब्लॉक स्टार्ट होता है और 31/8/2014 तक चला। इसी तरह 1/9/2022 से अभी चलना चालू हुआ है नया ब्लॉक और 31/8/2024 तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही सवाल था। हिंदी के सवाल भी सॉल्व कर ही लेते हैं ताकि ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 51 है, राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये द्विभाषी है 3(3), ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? तो 1965 से लागू हुआ, 26 जनवरी 1965 से लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 54 है, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, टोटल 30 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 10,000 रुपये प्रदान की जाती है। ये फर्स्ट जो अवार्ड है वो 10,000 का है, सेकंड जो है वो 8,000 का है और थर्ड जो है वो 6,000 का है और उसके बाद जो है 4,000 के मेरे ख्याल से प्रेरणा पुरस्कार हैं जो 5 दिए जाते हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसमें कोई त्रुटि हो तो आप
कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा है तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आप यहाँ तक इस वीडियो के अंत तक आए तो आप पे कुछ खास बात है। इस वीडियो को अपने नियर डियर के साथ शेयर कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करना मेरे हाथ में था, शेयर करना आपके हाथ में है। तो हैव ए नाइस डे, टेक केयर, कीप स्माइल, और अच्छे से मुस्कुराते रहिए और लोगों की मदद करते रहिए। धन्यवाद आपका।